बाग में आने के बाद कस्तूरी नागिन महल की पुरानी दीवार के नीचे आकर एक जगह कुंडली मारकर बैठ गई। यहां वो 1 मिनट तक बिल्कुल पत्थर की तरह बेहिस्सो हरकत होकर बैठी रही। फिर उसने झूमना शुरू कर दिया। इसके बाद उसके जिस्म से चिंगारी सी निकलकर ऊपर को उठी और दूसरे लम्हे कस्तूरी नागिन ने नकली मलका की शक्ल इख्तियार कर ली। वो हूबहू नकली मलका की शक्ल की बन गई थी। उसका लिबास भी शाही मलका जैसा था। वो बड़ी शान से चलती हुई महल में दाखिल हो गई। कनीजी और नौकर उसे देखकर अदब से झुक गए। एक कनीज ने दूसरी से कहा, मलका तो अभी अभी कमरे में गई थी, फिर ये बाहर कहां से आ गई? कस्तूरी नागिन जब कमरे में दाखिल हुई तो वहां हमशक्ल नाग बैठा था। उसने नकली मलका को देखा तो बोला, मलका तुम तो अभी साथ वाले कमरे में गई थी, फिर अचानक कैसे आ गई? कस्तूरी नागिन ने उसके करीब आकर कहा, नाग देवता मैं नकली मलका नहीं हूं, मैं कस्तूरी नागिन हूं। मैंने उसकी शक्ल इख्तियार कर रखी है और उससे अपने जुल्म का बदला लेने आई हूं। अभी वो ये बात कह ही रही थी कि अचानक दूसरे कमरे में से नकली नागिन बाहर निकल आई। उसने जो अपनी हमशक्ल को सामने देखा तो फौरन समझ गई कि ये केटी है और तिलिस्म के जोर से उसकी शक्ल बदलकर वहां आ गई है। नकली नागिन ने चीख कर कहा, केटी तुम अब मुझसे बचकर नहीं जा सकोगी। कस्तूरी नागिन ने कहकहा लगाया और बोली, झूठी अय्यार और मक्कार नकली मलका, मैं केटी नहीं हूं बल्कि तुम्हारी जान की दुश्मन कस्तूरी नागिन यानी इस सैयारे की असली मलका हूं। ये सुनना था कि नकली मलका उछलकर परे हट गई। उसने एक हाथ ऊपर उठाकर हवा में दायरा बनाया और दूसरे लम्हे पत्थर का एक पार्ट फिजा में से उतरकर कस्तूरी नागिन की गर्दन में पड़ गया। ये बिल्कुल चक्की के पार्ट की तरह था जिसके दरमियान में गोल जगह थी। कस्तूरी नागिन ने भी जोरदार फुंकार मारी और अजदा बनकर नकली मलका पर झपटी। हमशक्ल नाग ने जब देखा कि 2 जादूगरनियों का मुकाबला शुरू हो गया है तो वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। कस्तूरी नागिन ने अजदा बनते ही नकली मलका पर अपनी आतिशी फुंकार फेंकी, मगर इतनी देर में नकली नागिन भी सांप बनकर फिजा में बुलंद हो चुकी थी। अब दोनों का मुकाबला शुरू हो गया। दोनों तरफ से एक दूसरे पर जबरदस्त जादू किया जा रहा था और दोनों एक दूसरे के जादू से बच रही थीं। केटी दरख्त की खो में बैठी थी। अचानक उसे ख्याल आया कि उसकी सुलेमानी टोपी तो दलदल ही में रह गई है। इस वक्त अगर उसके पास सुलेमानी टोपी होती तो वो कस्तूरी नागिन की बहुत मदद कर सकती थी। वो खुद तो दलदल में से सुलेमानी टोपी नहीं ला सकती थी। उसने खो में बैठे बैठे फ्लैशबैक फार्मूले पर अमल करते हुए मंत्र पढ़कर 7 बार फूंका और माजी के जमाने से अफरा से आपको वापस बुला लिया। अफरा से आपने आते ही रोना पीटना शुरू कर दिया। बीबी मेरी सुलेमानी टोपी मुझे वापस कर दो, मैं मारा जाऊंगा। मुझे सुलेमानी महल से निकाल दिया गया है। हाय मुझ पर रहम करो, मेरी टोपी वापस कर दो। केटी ने बुलंद आवाज में अफरा से आपको डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपने तिलिस्म के जोर से बुलाया है, तुम मेरे हुक्म के पाबंद हो। जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तुमको सुलेमानी टोपी नहीं मिलेगी। अफरा से आप फौरन नरम पड़ गया, आजिजी से बोला, बहुत अच्छा बीबी, हम बगैर टोपी के ही गुजार कर लेंगे। अब ये बताओ कि जब मेरी टोपी तुम्हारे ही पास है तो फिर मुझे क्यों बुलाया है? केटी ने कहा, तुम्हारी टोपी इस वक्त मेरे पास नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि फौरन शाही महल की सुरंग में जाओ और वहां दलदल में से अपनी टोपी निकालकर मेरे पास ले आओ। अफरा से आप बोला, मेरी टोपी तुमने दलदल में फेंक दी है। मेरे खुदा, अब मैं क्या करूंगा? केटी ने एक बार फिर उसे डांटा और कहा, शोर न मचाओ, मैं जानती हूं तुम्हारे पास ऐसा तिलिस्म है कि तुम टोपी दलदल में से निकाल कर ला सकती हो। अफरा सियाब खिसियाना होकर बोला, अभी लाता हूं बीबी, और वो बाहर चला गया। थोड़ी देर में वापस आया तो उसके हाथ में सुलेमानी टोपी थी। आते ही कहने लगा, अगर इजाजत हो तो मैं सुलेमानी टोपी सर पर पहन लूं बीबी। केटी ने हंसकर कहा, अभी नहीं, अभी इसकी मुझे जरूरत है। फिर कुछ सोचकर केटी ने कहा, अफरा सियाब हमने कहानियों में तेरे बड़े किस्से पढ़े हैं। तुम्हारे पास एक जंबील हुआ करती थी जिसमें तुम बादशाहों के महल उठाकर डाल लिया करते थे। क्या वो जंबील अब भी तुम्हारे पास है? अफरा सियाब ने टोपी केटी को दे दी थी। कहने लगा, बीबी पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि मैं तुम्हें बीबी बीबी कहते तंग आ गया हूं। केटी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पहचाना, मेरा नाम केटी है। अफरा सियाब बोला, हाँ तो केटी क्या बात है, तुम्हें मेरी जंबील की जरूरत किस लिए पड़ गई है? अब केटी ने अफरा सियाब को नकली मलका की साजिश और जुल्म की सारी कहानी सुना डाली। अफरा सियाब अपनी आंखें घुमाते हुए बोला, भाई वाह, उस नकली नागिन ने तो अय्यारी में मुझे भी मात कर दिया। वैसे मैंने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, बल्कि अगर अय्यारी की है तो गरीबों की मदद करने के लिए और जालिम को उसके जुल्म का बदला देने के लिए की है। केटी कहने लगी, बताओ तुम मेरी और कस्तूरी नागिन की क्या मदद कर सकती हो? वह नकली मलका से अपना ताज, तख्त और नाग देवता वापस लेने गई है। अफरा सियाब बोला, केटी खुदा की कसम, मैं तो उस नकली मलका के सर के सारे बाल मूंडकर उसकी टिंड कर दूंगा। केटी ने कहा, नकली मलका की टिंड करने की जरूरत नहीं है,
उसे सिर्फ शिकस्त देनी है और उसे ताजो तख्त छीन कर कस्तूरी नागिन के हवाले करना है, जो उसका जायज हक है। अफरासियाब कहने लगा, तो फिर चलो अभी चलकर उसे ताजो तख्त छीन लेते हैं। केटी ने कहा, नकली मलका बड़ी जबरदस्त जादूगरनी भी है। अफरासियाब बोला, मुझ पर कभी किसी जादूगरनी का जादू नहीं चल सका, तुम मेरे साथ आओ। केटी बोली, मैं सुलेमानी टोपी पहनकर तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि नकली मलका मुझे न देख सके। अफरासियाब ने कहा, हाँ तुम टोपी पहन लो, क्योंकि मैं अफरासियाब हूं और गायब चीजों को भी देख लेता हूं। केटी ने सुलेमानी टोपी पहन ली और वो गायब हो गई, मगर अफरासियाब उसे देख रहा था। उसने कहा, चलो केटी, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम आगे आगे चलो और मुझे नकली मलका के महल में ले चलो। केटी ने अफरासियाब को साथ लिया और महल की तरफ चल पड़ी। वो शाही बाग ही में थे और शाही बाग बिल्कुल सामने था। केटी ने अफरासियाब से कहा, तुम्हारी जंबील तुम्हारे पास नहीं है, शायद उसकी जरूरत पड़ जाए। अफरासियाब बोला, केटी तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मुझे जिस चीज की जरूरत होगी मेरे पास अपने आप आ जाएगी। जो ही वो शाही महल में दाखिल हुए, केटी ने देखा कि नकली मलका तख्त पर बड़ी शान से बैठी है। हमशक्ल नाग उसके पास सहमा हुआ बैठा है और सामने फर्श पर लोहे का पिंजरा पड़ा है, जिसमें एक बुलबुल जिसके दोनों पंजे बंधे हुए हैं पिंजरे में उल्टी लटकी हुई है। अफरासियाब को देखकर नकली मलका ने गुस्से से पूछा, कौन हो तुम गुस्ताख, जो इस तरह हमारे कमरे में चले आए। अफरासियाब झुककर आदाब बजा लाया और बोला, मलका सलामत, मैं अफरासियाब हूँ और मुल्क बगदाद से आपका सर मोड़ने यानी आपकी टिंड करने आया हूँ। हमशक्ल नाग घबरा गया। नकली मलका की आंखें गुस्से से सुरख हो गई। उसने मेज पर पड़ा हुआ चांदी का प्याला उठाकर अफरासियाब की तरफ फेंका। प्याला आग का गोला बन गया और जो ही अफरासियाब से टकराया वो धुआं बनकर उड़ गया। अफरासियाब ने हाथ फिजा में बुलंद किया और चिल्लाकर कहा, आजा मेरे बगदादी उस्तरे, आजा, मुझे यहाँ एक मलका की टिंड करनी है, जल्दी आजा। दूसरे लम्हे अफरासियाब के हाथ में एक उस्तरा आ गया जिसकी तेज धार चमक रही थी। नकली मलका तख्त से उठ खड़ी हुई। उसने एक मंत्र पढ़कर हवा में हाथ मारा और उसके हाथ में सांप आ गया। उसने जोर से सांप को अफरासियाब पर उछाला और कहा, इस गुस्ताख को डसकर हलाक कर दे। अफरासियाब ने जल्दी से हाथ बुलंद करके कहा, आजा मेरी अफरासियाब की जंबील, मेरे पास आजा। जंबील अफरासियाब के हाथ में आ गई। उसने हवा में अपनी तरफ आते हुए सांप को पकड़कर जंबील में डाल लिया और उसे बंद करके बोला, नकली मलका, अब मैं तेरा सर मोड़कर तुझे भी इस जंबील में बंद करके अपने साथ बगदाद ले जाऊंगा और तुझे बगदादी चोर के हवाले कर दूंगा, जो तेरा कड़ाही गोश्त पकाकर तुझे खा जाएगा। केटी ये सारा तमाशा देख रही थी। नकली मलका समझ गई कि उसका पाला जिस आदमी से पड़ा है वो कोई जबरदस्त जादूगर है। उसने एक और हरबा आजमाया। मंत्र पढ़कर अफरासियाब पर फूंका कि वो पत्थर की मूर्ति बन जाए। अफरासियाब ने जंबील में हाथ डालकर हबशी का एक छोटा सा मुजस्मा निकाला और फिजा में बुलंद करके उछाल दिया। मंत्र का असर हबशी के मुजस्मे पर हुआ तो वो मूर्ति से इंसान बन गया। इंसानी शक्ल में आते ही अफरासियाब ने उसे हुक्म दिया, ए अफ्रीकी जादूगर, इस नकली मलका और झूठी जादूगरनी को जरा पकड़ना, मैं इसका सर मोड़ दूं। हबशी जादूगर ने चिल्लाकर कहा, मेरे आका अफरासियाब, आप तकलीफ क्यों करते हैं? इस नकली जादूगरनी का सर मैं मोड़ दूंगा। आखिर मैं किस लिए हूं? नकली मलका जरा परेशान हुई, मगर फिर उसने हौसला करते हुए एक दूसरा मंत्र पढ़कर हबशी जादूगर पर फेंका, जिसके असर से पानी में भी आग लग जाती थी। जो ही मंत्र की फूंक हबशी जादूगर के जिस्म से टकराई, उसके जिस्म में से शेर की धाड़ की आवाज निकली और हबशी जादूगर ने दोनों बाजू फैला दिए और नकली मलका की तरफ देखकर कहा, मक्कार औरत, तेरी ये मजाल के मुझ पर जादू करने की गुस्ताखी करे, ठहर, मैं अभी तुझे इस गुस्ताखी की सजा देता हूँ। और हबशी जादूगर ने अपने दोनों हाथों का रुख नकली मलका की तरफ कर दिया। इसका असर यह हुआ कि नकली मलका तोता बन गई और टें टें करके चिल्लाने और इधर उधर भागने लगी। उसके पर कटे हुए थे, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकती थी। अफरासियाब ने कहा, अरे मेरे जादूगर भाई, ये तूने क्या कर दिया? मैं तो इसका सर मोड़ना चाहता था। हबशी जादूगर बोला, मेरे आका, मैं इसका सर वापस ले आता हूँ, आप अपना शौक पूरा कर लें। हबशी जादूगर ने फूंक मारी। दूसरे लम्हे नकली मलका का सर तोते की गर्दन पर आकर टिक गया। सर के बोझ की वजह से परकटा तोता फर्श पर लुढ़क गया। अफरासियाब बोला, मेरे दोस्त अफ्रीकी जादूगर, अब मुझे तेरी खिदमत की जरूरत नहीं, तू आजा वापस मेरी जंबील में। अफ्रीकी जादूगर ने कहा, जो हुक्म मेरे आका, और वह फिर से छोटा सा मुजस्मा बनकर जंबील में चला गया। अफरासियाब ने केटी की तरफ देखकर कहा, केटी, अब मैं इस मलका का सर मोड़ने लगा हूँ। केटी ने कहा, खुदा के लिए ये जो पिंजरे में बुलबुल बंद है उसकी तो खबर लो, मुझे यकीन है कि ये कस्तूरी नागिन ही है, यानी हमारी असली मलका। हमशक्ल नाग ने केटी की आवाज सुनी तो जल्दी से बोला, केटी तुम आ गई, जल्दी करो, ये पिंजरे में जो बुलबुल लटकी हुई है कस्तूरी नागिन है। अफरासियाब बात काट कर बोला, भाई नाग देवता साहब, केटी को क्यों तकलीफ दे रहे हो? भाई के होते हुए बहन को ये जहमत उठाने की क्या जरूरत है? अभी तुम्हारी बुलबुल को आजाद किए देता हूँ। अफरासियाब ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर बुलबुल पर फूंक मारी।
एकदम से पिंजरा गायब हो गया और सामने कस्तूरी नागिन खड़ी थी। उसने आंखें खोलते हुए कहा, अफरासियाब, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तूने मुझे उस मक्कार नकली मलका के तिलिस्म से निजात दिलाई। अफरासियाब बोला, पहले मैं इसका सर मोड़ लूं, फिर तुम लोगों को इससे हमेशा के लिए निजात दिलाऊंगा। कस्तूरी नागिन और हमशक्ल नाग केटी से बातें करने लगे और अफरासियाब ने तोते की गर्दन पर टिके हुए नकली मलका के सर को उस तरह से मोड़ना शुरू कर दिया। देखते देखते मलका की टिंड निकल आई। अफरासियाब मलका की टिंड पर हाथ फेरते हुए बोला, ऐसी टिंड तुम्हें सारे बगदाद शहर में कहीं नहीं मिलेगी। नकली मलका नागिन के हलक से तोते की तरह टें टें की आवाज निकली। अफरासियाब बोला, नाग देवता, बस अब ये बाकी उम्र टें टें ही करती रहेगी। कस्तूरी नागिन हमशक्ल नाग के पास तख्त पर जाकर बैठ गई थी। उसने केटी से कहा, केटी, अब तो बेशक टोपी उतार दे। केटी ने टोपी उतार दी। अफरासियाब बोला, मलका साहिबा, केटी से मेरी तरफ से सिफारिश करें कि अब तो ये सुलेमानी टोपी मुझे वापस कर दे। केटी जिद करने लगी, ये सुलेमानी टोपी तू मेरे पास ही रहने दे, मेरे ये बड़े काम आएगी। अफरासियाब बोला, केटी बहन, तुझे जब भी सुलेमानी टोपी की जरूरत हो मुझे बुला लेना, मैं आकर तुम्हें टोपी दे दिया करूंगा। कस्तूरी नागिन कहने लगी, अफरासियाब, तू ऐसा करके केटी से अपनी टोपी का किराया ले लिया कर और टोपी इसी के पास रहने दे। अफरासियाब कहने लगा, बात यह है मलका साहिबा कि टोपी के बगैर मैं आधा रह जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सर गायब हो गया है। हमशक्ल नाग ने कहा, फिर तो तुझसे टोपी नहीं ली जा सकती। केटी कहने लगी, अब नाग देवता ने भी तुम्हारी सिफारिश कर दी है, इसलिए टोपी तुम्हें दे देती हूँ। और केटी ने सुलेमानी टोपी अफरासियाब को वापस कर दी। अफरासियाब ने कहा, अब मैं एक और गुजारिश करूंगा मलका से। कस्तूरी नागिन ने पूछा, तुम कहो अफरासियाब, हम जरूर उसे पूरा करेंगे, तुमने हमारी बहुत मदद की है। अफरासियाब ने कहा, मलका, ये नकली नागिन मुझे दे दो, मैं इसे अपने साथ बगदाद ले जाऊंगा। कस्तूरी नागिन बोली, मुझे क्या एतराज हो सकता है भला, तुम बेशक इसे अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारे पुराने जमाने में चली जाएगी तो फिर कभी हमारे जमाने में वापस नहीं आ सकेगी, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। अफरासियाब ने कहा, शुक्रिया मलका सलामत। हमशक्ल नाग ने पूछा, मगर तुम इसे अपने साथ बगदाद ले जाकर क्या करोगे? अफरासियाब कहने लगा, नाग देवता, बगदाद शहर में मैं इसकी नुमाइश लगाऊंगा, लोग दूर दूर से ऐसे तोते को देखने आएंगे जिसका सर औरत का है। केटी ने कहा, मलका सलामत, अब मेरी भी वापसी का इंतजाम किया जाए ताकि मैं भी अपनी जमीन पर जाकर अपने भाई बहनों यानी अंबर, मारिया, जूली सॉन्ग और थ्यूसॉन्ग से मिल सकूं। हमशक्ल नाग ने कस्तूरी नागिन की तरफ देखा और कहा, हाँ मलका, अब हमें केटी को वापस इसकी जमीन पर भेज देना चाहिए। कस्तूरी नागिन ने केटी को यकीन दिलाया कि वो आज रात केटी को एक खास रॉकेट के जरिए वापस जमीन के सैयारे पर भिजवा देगी। अफरासियाब बोला, मैं भी रॉकेट की सैर करूंगा। केटी, कस्तूरी नागिन और हमशक्ल नाग उसका मुंह तकने लगे। केटी ने कहा, तुम हमारी दुनिया में जाकर क्या करोगे? अफरासियाब बोला, मैं तुम्हारी दुनिया की सैर करूंगा, रॉकेट की सैर करूंगा। क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती केटी बहन? केटी झट बोली, मुझे क्या एतराज हो सकता है अफरासियाब भाई, तुम जरूर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मुलाकात अपने भाई बहनों से करवाऊंगी। अरे हाँ, तुम मारिया से मिलकर खुश होगे क्योंकि वो भी गायब रहती है। अफरासियाब कहकहा लगाकर हंसा, मैं तो उसे पहली नजर ही में देख लूंगा। उसी रोज रात को कस्तूरी नागिन और हमशक्ल नाग ने केटी और अफरासियाब को छोटे से रॉकेट में बिठाकर रुखसत कर दिया। केटी खलाई मखलूक थी और रॉकेट और खलाई जहाज चलाना जानती थी। ये खलाई रॉकेट ऐसा था कि जिसमें सिर्फ 2 आदमी ही बैठ सकते थे। अफरासियाब शीशे में से बाहर सितारों को देखकर हैरान हो रहा था। केटी बहन, मैंने खुद उड़कर और उड़न खटोले में भी सैर की है, मगर इस तरह सितारों को इतने करीब कभी नहीं देखा। केटी ने कहा, अफरासियाब भाई, तुम इस वक्त खला में सफर कर रहे हो, तुम्हारा उड़न खटोला कभी खला में नहीं पहुंच सकता। जानते हो खला क्या होता है? अफरासियाब बोला, जो बिल्कुल खाली हो, यानी जहां कुछ ना हो। केटी मुस्कुरा कर बोली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, खला में कुछ भी नहीं होता, ना पानी, ना बुखारात और ना आवाज। ये एक खाली और साकिन जगह होती है जहां हम एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुन सकते, क्योंकि आवाज को मुंह से निकलकर कान तक पहुंचने के लिए हवा की लहरों की जरूरत होती है। आवाज हवा की लहरों पर सफर करती हुई हमारे कान तक पहुंचती है, लेकिन जब हवा ही ना हो तो हम कैसे आवाज सुनेंगे? इसी तरह खला में हवा का दबाव भी नहीं होता। जमीन पर हम पर हवा का दबाव होता है, जिसकी वजह से हमारा खून हमारे जिस्म के अंदर रहता है। अगर यह दबाव उठ जाए तो हमारा खून उछलकर हमारे जिस्म से बाहर आ जाए, बल्कि खून बाहर आने से पहले ही हमारा जिस्म फटकर रेजा रेजा हो जाए। अफरासियाब ने कानों को हाथ लगाकर कहा, ऐसी बातें ना करो केटी बहन, मुझे डर लगता है, पहले ही लाल लाल तारों को इतना करीब देखकर मैं सहमा हुआ हूँ। और अफरासियाब आंखें बंद करके कुर्सी में धंस गया। रॉकेट बड़ी तेजी से अपना सफर खला में तय कर रहा था। उसका सफर पहले से तय कर दिया गया था और उसका रुख सैयारा जमीन की तरफ था, जो हमारा अपना सैयारा है।
रॉकेट की रफ्तार बहुत तेज थी और वो खला में अपना सफर तय करता चला जा रहा था। अफरासियाब ने केटी से पूछा कि वो जमीन पर जब उतरेंगे तो वो कौन सा मुल्क होगा और कौन सा जमाना होगा। केटी ने एक डायल की तरफ देखा और कहा, मेरा अंदाजा है कि हम हिंदुस्तान की जमीन पर उतरेंगे और जमाना आज का ही होगा, यानी तुम्हारे जमाने से बहुत आगे का जमाना होगा। अफरासियाब ताज्जुब करने लगा और बोला, क्या मेरे पुराने और आज के जमाने के मुल्क हिंदुस्तान में कोई फर्क होगा केटी बहन? केटी ने कहा, अफरा भाई, तुम अपने जमाने से कम से कम 400 बरस आगे आ जाओगे, जाहिर है कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर होगा। रॉकेट अब खला में एक ऐसी जगह पहुंच गया था जहां से उन्हें जमीन का गोला साफ नजर आने लगा था। अफरासियाब की आंखें खुली की खुली रह गईं। जब केटी ने उसे बताया कि यह हमारी जमीन है, वो सर खुजाते हुए बोला, मुझे यकीन नहीं आ रहा केटी कि हमारी जमीन खला में इस तरह लटकी हुई है। रॉकेट जमीन के करीब आ रहा था। जमीन बड़ी होती जा रही थी। फिर एक जबरदस्त धचके के साथ रॉकेट ऊपर से नीचे तक ऐसे हिल गया जैसे किसी ने उसे उठाकर उछाल दिया हो। अगर उन्होंने पेटियां ना बांध रखी होती तो उनके सर रॉकेट की छत से टकराकर पाँच पाँच हो जाते। अफरासियाब ने घबरा कर पूछा, क्या भौंचाल आ गया था? केटी ने मुस्कुरा कर कहा, खला में भौंचाल नहीं आया करते। अफरासियाब ने कहा, तो फिर यह रॉकेट उछला क्यों था? केटी ने अफरासियाब को बताया कि हम खला में से निकलकर जमीन की फिजा में दाखिल हुए हैं और ये उस फिजा में दाखिल होने का धमाका था। अफरासियाब की समझ में कुछ ना आया। वो बोला, इससे तो बेहतर था कि मैं तुम्हारे मंत्र के जरिए अपने जमाने में चला जाता। केटी ने कहा, घबराओ नहीं अफरा भाई, अब कोई धमाका नहीं होगा। क्या हमारे ये रॉकेट कहीं जमीन के साथ तो नहीं टकरा जाएगा? अफरासियाब ने घबराई हुई आवाज में पूछा। केटी बोली, ऐसी कोई बात नहीं होगी, हमारा रॉकेट बड़े आराम से जमीन के साथ जाकर लग जाएगा। अब केटी बड़े गौर से रॉकेट की छोटी स्क्रीन पर देख रही थी जहां जमीन करीब आती नजर आ रही थी। फिर उसे जंगल, दरिया और पहाड़ नजर आने लगे। केटी को अभी तक अंदाजा नहीं हो सका था कि वो कौन से मुल्क में उतर रही है। अगरचे रॉकेट का रुख हिंदुस्तान की तरफ किया गया था, मगर फिजा में दाखिल होते हुए जो धमाका हुआ था उससे खदशा था कि रॉकेट का रुख तब्दील हो गया है। रॉकेट अब जमीन के बिल्कुल करीब आ गया था। उस वक्त जमीन पर अंधेरा था, यानी सूरज जमीन की दूसरी तरफ था। दूर ऊपर से सूरज की रोशनी की वजह से जो दरिया और पहाड़ फीके फीके दिखाई देते थे, अब वो अंधेरे में गुम हो गए थे। ऊपर केटी को सूरज जमीन की दूसरी जानिब नजर आ रहा था, मगर अब जमीन की दूसरी तरफ छुप गया था। अफरासियाब बोला, जमीन पर तो रात पड़ी हुई है। केटी ने कहा, फिर क्या हुआ? क्या तुमने कभी रात नहीं देखी? अफरासियाब ने कहा, रातें तो बहुत देखी हैं, मगर कभी उड़न खटोले में रात के वक्त सफर नहीं किया। केटी कहने लगी, नकली मलका का तोता तुम्हारी जंबील ही में है ना? क्यों नहीं? अफरासियाब बोला, वो कहाँ जा सकता है? नकली मलका मेरी जंबील में है और जंबील मेरे साथ गायब होकर सफर कर रही है। रॉकेट दरख्तों के ऊपर आ गया। केटी ने उसकी रफ्तार बहुत कम कर दी थी, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर बाद रॉकेट अमूदी हालत में जमीन के साथ आकर आराम से लग गया। अफरासियाब ने खुदा का शुक्र अदा किया। कहने लगा, क्या ये मुल्क हिंदुस्तान है केटी बहन? केटी ने रॉकेट के इंजन बंद कर दिए और एक बटन दबाया, जिससे रॉकेट का दरवाजा खुल गया और एक सीढ़ी निकलकर अपने आप लग गई। केटी बोली, मेरा ख्याल है कि ये हिंदुस्तान का मुल्क ही है, चलो नीचे चलकर मालूम करते हैं। अफरासियाब बोला, हम तो सुनसान अंधेरे जंगल में उतरे हैं, यहाँ किसी लूमड़ से मालूम करेंगे कि ये कौन सा मुल्क है। केटी सबसे पहले जमीन पर उतरी, उसके पीछे पीछे अफरासियाब भी रॉकेट से उतरकर जमीन पर आ गया। जंगल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था कि केटी और अफरासियाब के सिवा दूसरा कोई इंसान शायद ही उस अंधेरे में कुछ देख सकता। केटी ने दरख्तों की तरफ देखकर कहा, मुझे ये दरख्त हिंदुस्तान के लगते हैं, यकीनन हम मुल्क हिंदुस्तान ही में हैं। अफरासियाब केटी के साथ साथ चल रहा था। कहने लगा, मुझे तो लगता है कि मैं अंधेरों के मुल्क में आ गया हूँ। ऐसे अंधेरे जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखे। केटी ने कहा, तुमने अपनी उम्र का ज्यादा हिस्सा बगदाद में गुजारा है, जहाँ जंगल नहीं होते। वो यूं ही बातें करते जंगल में काफी दूर निकल गए। एक जगह उन्हें नदी मिली। नदी पर उन्होंने मुंह हाथ धोया और उठकर दोबारा रवाना हो गए। एक जगह उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। अफरासियाब कुछ बोलने ही वाला था कि केटी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने को कहा। अफरासियाब चुप होकर आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने लगा। केटी ने आवाज पर कान लगा दिए। ये दो आदमियों की आहिस्ता आहिस्ता बोलने की आवाजें थीं। दरमियान में एक ऐसी आवाज भी आ जाती थी जैसे किसी का मुंह बंद कर दिया गया हो और वो बोलने की कोशिश कर रहा हो। केटी ने अफरासियाब को उस तरफ आने का इशारा किया। केटी अफरासियाब दरख्तों के पीछे छुपे दबे दबे कदमों से चलते। एक जगह पहुंचे तो उन्हें आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। जरा आगे गए तो क्या देखते हैं कि दरख्तों के दरमियान एक खुली जगह है जहां तीन आदमियों ने एक 14-15 साल के लड़के को दबोच रखा है। लड़के के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है और ये आदमी उससे जबरदस्ती जमीन पर गिरा रहे हैं। तीनों आदमी हट्टे कट्टे थे और शक्लो सूरत से डाकू मालूम होते थे। उन्होंने लड़के को जमीन पर गिरा दिया।
जमीन पर पहले ही से बांस की 4 मेखें गड़ी हुई थीं। उन्होंने लड़के को उन मेखों के साथ रस्सी से बांध दिया। लड़का अब इस तरह जमीन पर पड़ा था कि सिवाय अपने सर के और किसी हिस्से को हिला नहीं सकता था। मुंह पर कपड़ा बंधा होने की वजह से वो बोल भी नहीं सकता था। सिर्फ हूं हूं की आवाज उसके हलक से निकल रही थी। उन आदमियों में से एक ने कहा, चलो अब यहां से चले चलें, क्योंकि थोड़ी देर में शेर आने वाला है, वो इसे चीर फाड़ कर खा जाएगा। दूसरा कहने लगा, अगर शेर ना आया तो ये जिंदा बच जाएगा। तीसरे आदमी ने कहा, ये सुनसान जंगल है, इधर से कभी किसी का गुजर नहीं हुआ। अगर शेर आज रात नहीं आता तो कल आ जाएगा। अगर शेर ना भी आया तो ये भूख प्यास से अपने आप मर जाएगा, नहीं तो जंगल के दूसरे दरिंदे आकर इसे खा जाएंगे। हमने इसे इस तरह बांध दिया है कि ये अपने आप कभी आजाद नहीं हो सकेगा। इतने में दूर जंगल में शेर की धाड़ गूंजी। तीनों आदमी घबरा गए। एक बोला, शेर ने हमारी भूख सूंघ ली है, वो इधर ही आ रहा है, चलो भागो। और वो तीनों वहां से भागकर जंगल के अंधेरे में गुम हो गए। उनके जाते ही अफरास्याब कहने लगा, ये लोग इस मासूम लड़के को क्यों मारना चाहते हैं। केटी ने अफरास्याब को खामोश रहने को कहा। शेर की धाड़ एक बार फिर बुलंद हुई। अब वो बहुत करीब आ गया था। उसने केटी, अफरास्याब और जमीन पर पड़े हुए लड़के की बू पा ली थी और वह उन्हीं की तरफ आ रहा था। केटी ने अफरास्याब के कान में कहा, ये कोई आदमखोर शेर है, हमें लड़के को इससे बचाना है, नहीं तो वो अभी यहां पहुंचकर इसको इतनी जल्दी चीर फाड़ देगा कि हम लड़के की कोई मदद न कर सकेंगे। अफरास्याब बोला, ये कौन सी मुश्किल बात है, अभी चलो। वह दरख्तों के पीछे से निकलकर जहां लड़का जमीन पर बंधा पड़ा था वहां आ गई। अभी वो लड़के के करीब आकर उसे देख ही रहे थे कि अचानक अंधेरे में झाड़ियों के पीछे से एक खूंखार शेर निकलकर दहाड़ता हुआ उनकी तरफ लपका। केटी ने चिल्लाकर कहा, अफरास्याब, शेर से बचना। अफरास्याब ने फौरन हवा में हाथ बुलंद किया। उसके हाथ में जंबील आ गई। उसने दूसरे हाथ से शेर की गर्दन दबोची और शेर को जंबील में डालकर उसका मुंह बंद करके हवा में उछाल दिया। जंबील शेर समेत गायब हो गई। केटी ने ऐसा करता पहले कभी नहीं देखा था। वो हंस दी और बोली, तुम वाकई अफरास्याब ही हो। अफरास्याब ने आंखें झपकते हुए कहा, केटी बहन, बस ये तो खुदा की देन है, वरना मैं क्या हूं। अच्छा, अब लड़के का क्या करना है। लड़का शेर की धाड़ सुनकर बेहोश हो गया था। केटी और अफरास्याब ने लड़के की रस्सियां खोलकर उसे वहां से उठाया और जंगल में एक चश्मे के किनारे लिटाकर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो लड़के को होश आ गया। उसने घबरा कर पूछा, शेर 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 कहाँ है। अफरास्याब ने कहा, बरखुरदार, शेर ऐसी जगह पहुंच चुका है कि जहां से अब वो क्यामत के दिन ही वापस आएगा। तुम अपनी सुनाओ, तबीयत कैसी है और तुम कौन जात शरीफ हो। केटी ने लड़के को तसल्ली दी और बताया कि शेर को उन्होंने भगा दिया है। केटी ने उससे पूछा कि वो कौन है और ये लोग उसे यहाँ किस जुर्म में बांधकर शेरों और दरिंदों के हवाले कर गए थे। लड़के ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मेरा नाम ज़याद है, मैं यतीम हूँ और अपनी माँ के साथ शहर में रहता हूँ। ये लोग मेरे मरहूम बाप के दुश्मन हैं। इन्होंने मेरी माँ को अगवा कर लिया और मुझे यहाँ जंगल में दरिंदों के हवाले कर गए थे। खुदा का शुक्र है कि आपने मेरी जान बचाई, लेकिन खुदा के लिए मेरी माँ को इन जालमों से बचाएं। वो मेरी माँ को न जाने कहाँ ले गई हैं। केटी ने और अफरास्याब ने लड़के को तसल्ली दी और उसे साथ लेकर शहर में उसके मकान पर ले गए। मकान की हर शय बिखरी हुई थी। लोगों ने उन्हें बताया कि डाकू लड़के की माँ को ना जाने किधर ले गई हैं। लड़का रोने लग गया। अफरास्याब ने उसे हौसला देते हुए कहा, अरे रोने की बजाय हमें ये बता कि क्या तू उन डाकू के ठिकाने को जानता है। लड़के ने कहा, नहीं जनाब, मुझे उनके ठिकाने का पता नहीं है। केटी कहने लगी, चलो हम उन्हें शहर से बाहर तलाश करती हैं। वो शहर के बाहर किसी खो या गार में छुपे होंगे। लड़के ने कहा, मैं उनकी शक्लें जानता हूँ। उनमें से जो 3 आदमी लड़के ज़याद को लेकर जंगल में शेरों के हवाले करने आए थे, उनकी शक्लें अफरास्याब और केटी ने भी देखी थीं। फिर भी उन्होंने लड़के को साथ ले लिया और घोड़ों पर सवार होकर शहर से बाहर आ गए।